अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो 3 स्टोरीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुज़ाकरात की। पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पीछे हटती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या अब हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ खेल खेलती नजर आ रही है? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में बात होगी के आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। रिमार्क्स क्या दिए गए, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स रहे इस समाअत के दौरान। और साथ ही साथ ये भी सवाल कि क्या बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजरें हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत बहाल कर दी है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। मुज़ाकरात की बात करते हैं। एक पीटीआई मुज़ाकरात की बात कर रही है। 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई। यहाँ तक कि कह दिया गया कि अब हम किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने पीटीआई के साथ राब्तों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पहले पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर शर्मिंदगी का तो इजहार करे। चल क्या रहा है, डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ फ़ारूक वड़ाइच साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है और इफ्तिखार फिरदौस साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आदिल साहब, आगाज़ करते हैं डिस्कशन का। हमें ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक है और उन्होंने पार्लियामेंट का फ़ोरम इस्तेमाल करने का जिक्र किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बैकफुट पे है। हुकूमत अब मुज़ाकरात नहीं चाहती। अता तारड़ की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। चल क्या रहा है, हकीकत क्या है इन मुज़ाकरात की? देखिए, हुकूमत बैकफुट पे नहीं है, पीटीआई इस वक्त बैकफुट पे है। जो उनकी इस वक्त जो ट्रेन है वो मिस हो चुकी है। और जो आपको पता है सियासत में टाइमिंग बड़ी सियासत में जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आपने बर वक्त फैसला करते हैं तो उसके नतीजे भी उसी तरह निकलते हैं। अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, तहरीक इंसाफ जो है अब कोशिश कर रही है, उसको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है इसकी संगीनी का कि मामला बहुत तेज़ी से उनके 26 नवंबर का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद उनके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए अब वो पॉलिटिकली इस मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है। कल जो एक प्याली में तूफ़ान उठा था कि शायद कोई मुज़ाकरात की बहुत बड़ी कोई पेशरफ्त होने जा रही है, वो स्पीकर कौमी असम्बली के घर पे एक मुलाकात थी जिसको मुज़ाकरात का नाम देने की कोशिश की गई, बयानिया बनाने की कोशिश की गई। एक फेस सेविंग तहरीक इंसाफ जो है उसको चाहिए, क्योंकि 14 दिसंबर को जो है उन्होंने जो दी है ओवरसीज़ को जो कॉल दी है सिविल नाफरमानी की, तो वो चाहते हैं कि वो बातचीत का आगाज़ हो तो वो उनको कोई फेस सेविंग मिले, वो इससे विड्रा कर जाएं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात हैं कि ये कॉल नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि बानी पीटीआई ने इसकी अनाउंसमेंट कर दिया, अब हालात जिस तरफ है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, आप देखें कि आज तोशाखाना 2 में जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अभी एक ट्रायल और चल रहा था जो 190 मिलियन का है, उसकी अभी तक हेयरिंग चल रही थी। तो एक लॉन्ग मैराथन जिसे कहते हैं वो प्रोसीडिंग्स जो है वो जेल के अंदर चल रही हैं। दूसरी तरफ आज हमने लाहौर के अंदर भी देखा कि शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो लगे। तो जो कानूनी प्रोसेस है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बानी पीटीआई के खिलाफ, वो तेज हो गया। इसलिए तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि किसी तरह बातचीत का कोई अमल शुरू हो और ये चीजें इनके लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकले। लेकिन मुझे नहीं लगता। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है के हवाले से कल तक हमें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आने वाली है, लेकिन आज हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से बिल्कुल इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है और अभी इन फ्यूचर कोई बात मुज़ाकरात की उनके हवाले से नहीं देखने को मिलेगी। कल भी जो बातें हुई थी उसमें कोई ठोस ऐसी बात नहीं थी जिसमें हम ये कह सकें कि बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे। जो मेरी इत्तला है कल की मीटिंग के हवाले से या परसों की एक और मीटिंग हुई थी उसके हवाले से, उसमें एक ग्राउंड सेट किया गया था जिसमें शायद ऐसी बातों की तवक्को थी। लेकिन जो ये बात भी हुकूमती ज़राए से आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी सारी शराइत जो है वो छोड़ दी हैं, मेरे ख्याल में वो
हुकूमती ज़राए का दावा है उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। मामलात इस टाइम पर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ हैं एंड ऑब्वियसली पीटीआई इस टाइम पर बैकफुट पर है, क्योंकि बानी पीटीआई के खिलाफ जो केसेस हैं और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी जो केसेस बने हुए हैं पीटीआई के, उसमें अब सिर्फ तेजी नहीं नजर आ रही बल्कि उसमें एक मंतकी अंजाम भी नजर आ रहा है कि ये बात कहाँ तक जो है वो आगे जाएगी। अब तो बात इस हद दर्जे तक जो है वो चली गई है कि जो बाकी केसेस किसी इदारे के सरबराह फॉर्मर सरबराह के खिलाफ थे या कुछ ऐसे केसेस जो दूर दराज नजर आ रहे थे, अब उनके नताइज भी करीब नजर आ रहे हैं। लेकिन सियासत है। तहरीक इंसाफ ने भी एक कॉल दी है 14 तारीख को सिविल नाफरमानी के हवाले से। अब मेरे ख्याल में जो एक बैकग्राउंड, क्योंकि आज रात को एक और मीटिंग जो है वो मुतवक्के है, लेकिन असद कैसर साहब ने आपसे कुछ देर पहले ये बात की है कि फिलहाल निगोसिएशंस जो है वो नहीं हो रहे, तो वो इस बात का अंतिया है कि आज रात भी जो बात होनी थी शायद वो भी अब आगे जो है वो ना बढ़े। लेकिन ये कहना कि आगे भी इसकी कोई जो है वो कोई ऐसी मसलहत नजर नहीं आती कि इसमें जो है वो बातचीत हो, मेरे ख्याल में इस किस्म की बात भी गलत है। कोई ना कोई राब्ते जरूर इस टाइम पर भी हैं, अच्छा, बाज़ाब्ता आपको तौर लग पर रहा है कि नहीं। कुछ राब्ते चल रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो बयानात दिए कुछ और हैं। अंदर की खबर है क्या? फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, आप हमेशा अंदर की खबर रखते हैं, बताइएगा चल क्या रहा है? हुकूमत तरदीद कर रही है मुज़ाकरात की, और दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, क्या हो रहा है ये? देखिए जवेरिया, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब अपोजिशन में थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो आपको याद होगा कि इसी तरह से ख़बरें चला करती थीं कि मुज़ाकरात का एक दौर चल रहा है, मुलाकातें चल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं इंगेज किया जाता है और ये एक सिलसिला है। मेरा ख़्याल है कि इसमें कभी भी दरवाज़े बंद नहीं किए जाते, और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी है अपोजिशन में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरह से नहीं खड़ी थी। तो मेरा ख्याल है इंगेजमेंट का सिलसिला तो चल रहा है, जो हम बातें भी लोगों से सुनते हैं और कहीं ना कहीं गपशप भी होती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है। लेकिन वो कोई ऐसी इंगेजमेंट नहीं है, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है जिसके नतीजे में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या खान साहब के लिए आसानियाँ नज़र आ रही हूँ। मेरे सामने तो जो मैप है उस पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये कहना तो गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं डिस्कशन चल ही रही होगी। कुछ 4 सियासी लोग बैठते हैं, जो अगर आप बाजवा साहब वाली जो सारी गुफ्तगू हुई थी उसका आगाज़ भी कहीं पे डिस्कशन में हुआ था, मुस्लिम लीग नून के लीडर उनके पास बैठा करते थे, वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस डगर पे चल रही है, जो 26 नवंबर का वाक़या होता है, उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो एक कैंपेन करते हैं कि हम इदारों की बनाई हुई अशिया को बंद कर देंगे, उनको ख़रीदना बंद कर देंगे, इस कैंपेन के होते हुए कोई ऐसे मुज़ाकरात अगर मुझे कोई कह रहा है कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं, तो मैं ज़रूर इस बात पे गौर करूँगा कि वो क्या कह रहा है और किन हालात को देखते हुए कह रहा है। मैं तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रख के और अपनी ख़बर की बुनियाद पे बात कर सकता हूँ। दूसरी बात यह कि जब वज़ीर इत्तलात व नशरियात इतने खुल्लम खुल्ला इस बात की आपको दे रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं है, और मेरा ख्याल है हुकूमत कहीं बात करना भी नहीं चाहती। जिस स्टेज पे तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के बाद खड़ी है, उससे कोई हुकूमत क्यों बात करना चाहेगी? तो ये एक सीधी सादी बात है, कोई इतना लंबा जोड़ा मसला नहीं है। अगर मुझे ये क्यों कह रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो ठीक है, असद कैसर कहीं पे बैठे हैं, किसी से गुफ्तगू की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कुछ सियासी हल ही ढूंढेगी, और सियासी हल ही ढूंढना चाहिए सियासी जमात को। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। आदिल साहब, यानी अब ये वाज़ेह हो गया कि हुकूमत को अब पीटीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, जो हुकूमत है उसके पास इस वक्त पीटीआई को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मामला जिस तेज़ी के साथ उसमें तब्दीली आ रही है, जिस तेज़ी के साथ सज़ाओं की तरफ मामला चल रहे हैं, हुकूमत इस मौके पर कुछ भी नहीं कर सकती जब तक कहीं से इजाज़त ना हो, कहीं से इशारा ना हो, फिर ही उसी सूरत में बातचीत हो सकती है। पीटीआई का असल में मसला क्या है? पीटीआई का मसला ये है कि जब उनके हाथ में मौका आता है तो वो उस वक्त पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। वो इन्हीं हुक्मरानों को जो है वो चोर लुटेरा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इनसे बात करना वो जो है वो किसी जुर्म से कम नहीं है। अब वो कहते हैं कि जनाब वो किसी से भी बातचीत के लिए तैयार है, वो चाहे हुकूमत के साथ ही उनको बात करने का मौका मिल जाए। तो
असल में तो मसला यह है कि तहरीक इंसाफ को अपना तर्ज सियासत जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। अब जो प्रेशर उनके ऊपर है या आने वाले दिनों में जो सिचुएशन उनकी पार्टी के लिए बन सकती है, उसमें तो ज़रूरी तो यही है कि उनको कोई फेस सेविंग मिल जाए। मुझे लगता नहीं है कि ऐसे कोई मामला जो है वो हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। असल तो चीज़ ये है कि जो सज़ाएं होनी है वो तो होनी है, बाकी पार्टी ने कैसे सरवाइव करना, उसको अपनी जो हायरार्की है पार्टी को और एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। बतौर एक पॉलिटिकल जमात जो है तहरीक इंसाफ बिहेव नहीं करती, वो एक बिखरी हुई जमात है। उसकी जो रहनुमा है उनकी सोच बड़ी मुख्तलिफ है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसी वजह से जब आज भी जो आपने ट्रस्ट की बात की, यही हो रही है कि अगर ट्रस्ट रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ फेस सेविंग करना चाह रही है? क्योंकि 26 नवंबर के बाद हमने जो पार्टी पोजीशन देखी है, उसके बाद हमने देखा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज करने का इन्होंने ऐलान किया और उसके बाद अचानक मुज़ाकरात की बात कर देंगे। अता तारड़ ने भी कहा है कि इस पार्टी पे इतबार कौन करेगा, ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि पीटीआई जो है वो यू टर्न लेती है। हिस्ट्री बताती है कि पीटीआई यू टर्न लेने में बिल्कुल जो है वो माहिर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शख्स ये समझता है कि जो पॉलिटिशियंस जो है वो आकर टीवी पर बता रहे हैं अंदरूने खाना भी वही बात है, तो मेरे ख्याल में वो या तो बहुत सादे हैं या उनका अपना कोई एजेंडा है। क्योंकि जब अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब ने टीवी पर आकर भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही, उस वक्त भी बैकग्राउंड में जो है वो बात चल रही थी और वो तो ऑफिशियल जो है वो चल रही थी। हाँ, अलबत्ता वो बात हुकूमत के साथ नहीं हो रही थी, किसी और के साथ बात हो रही थी। और तब हमने देखा कि ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने टीवी पर आकर जो है ऑन स्क्रीन ऑन रिकॉर्ड जो है ये बात की थी कि तहरीक इंसाफ के साथ कुछ फोर्सेस जो है वो बात कर रही हैं और जो शायद वो PMLN को नापसंदीदा लगी थी। लेकिन इस टाइम पर जिस नहज पर हम मौजूद हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है बल्कि प्रेशर की भी गेम है। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की है कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ भी जाएंगे और अब वो मौलाना को भी अपने साथ जो है वो खींचना चाहते हैं मदारिस रिफॉर्म्स वाला जो बिल है उसके मामले में। लेकिन दूसरी तरफ PMLN और हुकूमत जो है वो भी आकर बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन वो प्रेशर जो है वो अपने तक जो है वो नहीं छोड़ेंगे। देखना ये है अगले एक हफ्ते के अंदर कि ये चीज़ें जो सिमट कर जो है इस टाइम पर इकट्ठी हो रही हैं, आया इंसाफ जो है वो जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उस तरह प्रेशर बरकरार रख पाती है कि नहीं। क्योंकि अब लगता नहीं है, और जिस तरह आदिल साहब ने भी कहा कि जो पार्टी के अंदर जो इंटरनल इश्यूज वो सेटल हुए हैं, अगर वो सेटल नहीं होते तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकिरात की शायद कोई ज़रूरत भी ना पड़े। इस टाइम ये पार्टी जो है ये बिखर रही है। अच्छा फारूक साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन की वो हुकूमत और इदारों पे प्रेशर बिल्ड कर सकती है? देखिए, इसके लिए भी हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ताकत है। यानी अगर आप इससे पहले देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका इजहार करती थी कि हमारे पास पब्लिक की ताकत है, और जो फाइनल कॉल थी उसका मतलब तो यही था, या उसकी उम्मीद तो यही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जैसे भी होगा लोग पहुंचेंगे वहाँ पे और उसके नतीजे में या वहाँ पर इतना बड़ा मजमा होगा कि वो जो चाहेंगे उस वक्त की जो भी हुकूमत रियासत से जो मुतालबात होंगे तो कि बराबरी की सतह पे के मुज़ाकरात हो सकेंगे, या वो जो चाहेंगे तकरीबन हो जाएगा उसमें कुछ। तो हमें इसका सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा कि क्या हुआ फिर उस फाइनल कॉल का। उस फाइनल कॉल के नतीजे में क्या हुकूमत ने कुछ खोया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खोया, उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। उसके जवाब के आगे बढ़ें आप, तो फिर आप कहते हैं कि हमने सिविल नाफरमानी की ये इसकी तहरीक का आगाज़ करना है, तो क्या ये इस वक्त माहौल है? क्या इस वक्त इमरान खान साहब जेल से बैठ के ये अनाउंसमेंट करें कि कल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुदा न खास्ता बिल अदा नहीं करेंगे, अपने ये नहीं करेंगे, हुकूमत की फ़लाँ बात नहीं, तो क्या इसके बाद अवाम जो है वो सभी उस तरह से करना शुरू कर देगी जो खान साहब चाहेंगे अडेला जेल में बैठ के? इसका जवाब है नहीं। क्या आपको इसके ज़मीन पे वाकई नज़र आता है कि उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में क्या ख़राबी? हाँ, हुकूमत का हक़ है, हुकूमत ये करती है कि जैसे ही हुकूमत मुखालिफ
या ऐसी कोई तहरीक जो उसको मुतासिर कर सकती हो, उसका कोई वो बयान देती है, वो कोशिश करती है। इन्होंने फाइनल कॉल का मुकाबला वज़ीर आज़म ने आज बयान तो दिया है, वो कह रहे हैं कि एक जानिब मतलब इशारा उन्होंने किया है कि सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल तो दे रखी है, लेकिन दूसरी जानिब मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तो यही देखना होगा ना, जब आप हुकूमत, वज़ीर आज़म साहब का इशारा जो है वो बेसिकली रियासत को दिखा रहे हैं कि देखें मैं तो मईशत ठीक करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ मिलजुल के, और देखें ये जो भी ख़राबी आ रही है वहाँ से आ रही है। अगर ये ऐसे ना करते, हुकूमत बताती है हमारा इतना नुकसान हुआ, हुकूमत बताती है जब एहतजाज होते हैं हम कंटेनर लगाते हैं, हम इंटरनेट बंद करते हैं, उसके नतीजे में क्या क्या होता है, तो असल में तो ये हमारा कोई कसूर नहीं है, ये कसूर तो है एहतजाज करने वालों का। तो सारी जो रियासत मुझे इस वक्त नज़र आती है कि रियासत जो है वो ये तय कर चुकी है कि भाई ऐसा कोई भी एहतजाज, ऐसी कोई तहरीक उसे कामयाबी की तरफ नहीं आने दिया जाएगा या उसे खड़े नहीं होने दिया जाएगा जिससे ठीक है। इस चंक को हम कंक्लूड करते हैं और अपने पैनल के सामने मैं हूँ। आदिल साहब, अब फाइनली ये सवाल है कि क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और अगर होते हैं तो किस जमात का पलड़ा भारी होता है, कौन अपनी शराइत मनवाती है? देखिए, डिपेंड करता है। 14 दिसंबर की कॉल अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है, जो रेमिटेंस है उसके ऊपर कोई फ़र्क दंड जो है वो रियासत को डलेगा, पाकिस्तान को डलेगा, पाकिस्तान की मईशत को डलेगा। पाकिस्तान के हालात पहले ही बहुत जो माशी हालात है वो ख़राब है। अगर तहरीक इंसाफ अपने इस मकसद में कामयाब हो जाती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जो कि मुमकिन नहीं है, चूँकि जो वहाँ पर जो पॉलिटिक्स करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका पाकिस्तान के साथ एक वाजबी सा ही ताल्लुक है, वो उनको ज़रूरत नहीं है असल तो ये रेमिटेंस जो है वो आपको अरब स्टेट से आती है, जहाँ पे एक बड़ी तादाद में मजदूर तबका जो है वो मौजूद है और अपनी फैमिलीज़ को पैसे भेजता है। तो अगर तो तहरीक इंसाफ को कोई कामयाबी मिलती है इसमें, तो फिर शायद कोई प्रेशर वो बिल्ड कर सके, अदरवाइज वो अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये हुकूमत को अगर किसी जगह से इशारा किया गया कि वो बातचीत को बढ़ाए या एंगेज करे तहरीक इंसाफ को, उसी सूरत में कोई बातचीत का रास्ता निकल सकता है, बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन उसमें अगर किसी और के हाथ में। साहब आप बताइएगा, आपको लगता है कि जो सिविल नाफरमानी की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है उसमें वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये मुल्क है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसे लोग तावन करना जो है वो छोड़ देंगे तो वो जो है डूबना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में ये एक पॉलिटिकल मूव तो हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो सारा सिलसिला है वो इकोनॉमिक क्रंच के हवाले से है, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की चीज़ें जो है कामयाब होगी। हाँ, अगर ये इस लेवल तक जाती है जिस तरह हमने पहले देखा कि उसमें सिंबॉलिक जेस्चर्स थे लेकिन एक्चुअल नहीं हुआ, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा में उनकी हुकूमत है जहाँ से ऑलमोस्ट 33% बिजली की जो है वो सप्लाई लाइन है, अगर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, वाटर चैनल्स को चोक करने की कोशिश करते हैं, और जो बैनुल सूबाई जो रूट्स हैं और जो अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया तक तरसील है उसको बंद करने तक की जो है वो कोशिश करते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये एक दूसरी तरफ किस्सा चला जाएगा और उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस लेवल का होगा। ये एक सियासी मूव है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये सियासी मूव है। फारूक साहब, आपको क्या लग रहा है? पहले हमने देखा कि फाइनल कॉल 26 नवंबर, उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा पीटीआई को, अब सिविल नाफरमानी की कॉल है, आपको लगता है अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये आप प्रेशर बढ़ाने के लिए इस तरह की कोशिशों का आगाज़ करते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती कही है कि उनकी जो लीडरशिप है, यानी जिसने फ़ैसला लेना है, फ़ैसला लेने का इख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास है जो इस वक्त जेल में बैठा है। तो अगर मेरे ख्याल में वो बाहर बैठे होते और उनके पास मालूमात की रसाई उसी तरह होती जो सामने हो रहा होता, तो शायद वो कोई बेहतर फ़ैसला कर पाते। और इस तरह अगर वो बाहर होते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाते, जो कुछ फ़ाइनल कॉल के नतीजे में इस्लामाबाद की सड़कों पर आपने और मैंने देखा। उसके बाद शायद इस तरह का फ़ैसला ना लेते वो, और यही आप कह सकते हैं कि बदकिस्मती कि वो अंदर बैठ के इंफॉर्मेशन चंद एक लोगों की रसाई है, उनकी हमशीरा और पार्टी के चंद लीडर हैं जो उन तक बात पहुंचाते हैं, और फिर उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि अंदर से जो हुक्म आ गया उसको उन्होंने आंखें बंद करके बिल्कुल उसके ऊपर अमल करना है, और वो अमल नहीं करते तो उसके नतीजे में कल वो अपने ओहदों पर होंगे या नहीं होंगे, ये भी एक मसला है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि शायद अंदर जब खान साहब के पास कोई मालूमात की रसाई होती तो ये इससे कोई बेहतर फ़ैसला वो करते और अपनी गलतियों से सीखते, फिर आगे बढ़ते,
फिर हुकूमत के लिए प्रेशर बिल्ड करने के बहुत से आप तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रियासत को ये मैसेज दे रहे हों कि मैं कोई मसनूआत का बाइकाट करके आपको कोई पीछे ले जाऊंगा, मैं दीवार से लगा दूंगा, मैं कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक, तो इसके हमें फिर पीछे देखना होगा कि क्या उनकी पिछली कोशिशें कामयाब ठहरी। बिल्कुल ऐसे हमें बिल्कुल ऐसे ही देखना होगा कि इससे पहले जो उनके मकाबले उसमें पूरा उतर पाए हैं या नहीं। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे तोशाखाना 2 केस में, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो गया है। बहुत से मजीद सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है, जवाब जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज के दिन में अगर हम अदालती कार्रवाइयों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल केस का इस्तफसार किया कि आर्म्ड फोर्सेस में ना होने वाला फ़र्ज आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद के ऊपर 9 मई जलाओ घेराव केस में भी फर्द जुर्म आयद हो गई। हम देख रहे हैं आदिल साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी लिहाज से खासी मुश्किलात का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि केसेस भी हैं इनके ऊपर। फिर फैज़ हमीद को जो चार्जशीट किया गया, उसके बाद एक सवाल जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है और हक होई इसका जवाब जानना चाहता है कि क्या बानी पीटीआई का केस अब फ़ौजी अदालत में चलेगा। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। बिल्कुल देखें, जो 9 मई का इंसिडेंट है उसको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अगर ये मामला नॉर्मल कोर्ट्स में चलना होता तो अब तक चल चुका होता। लेकिन चूँकि ये फ़ैसला है कि इसको मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना है और जिस तरह से जनरल फैज़ को चार्जशीट किया गया और उस जिन बुनियाद पर चार्जशीट किया और एक लिंक जो है वो डेवलप हो चुका है तहरीक इंसाफ के बानी और जनरल फैज़ के दरमियान। बहुत कुछ एविडेंस है, लेकिन चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी इसको कालदम करार दे चुका है। तो अब जो अपील में देखते हैं कि क्या अदालत जो है वो जो आर्टिकल 8 है जिसको 26वीं तरमीम में भी उसमें कोशिश की गई थी उसमें तरमीम की, और जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने उसको काला नाग करार दिया था, वो हुकूमत उस वक्त उस अटैम्प्ट में कामयाब नहीं हुई थी। अब क्या अदालत जो बुनियादी हकूक़ है किसी भी शख्स का उस मुतासर होने के हवाले से मुतमईन हो सकेगी, या फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल 10A है उससे जो है वो अगर मुतमईन हो जाती है और फैसला जो है वो हुकूमत की फेवर में आ जाता है कि एक सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है, तो सिर्फ इमरान खान नहीं, जो उनके बाकी गिरफ्तार जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है फ़ौजी ट्रायल से फ़ैसला आएगा। और फ़ौजी ट्रायल से फ़ैसला आने की सूरत में तहरीक इंसाफ के लिए मौका तो होगा, यानी कि वो सिर्फ ये नहीं है कि वो फ़ौजी अदालत से फ़ैसला आए और उस पर कोई इम्प्लीमेंट हो जाए। अब अदालत मुतमईन हो गई और फ़ैसला उनके हक़ में आ गया तो मामला एक बार पूरे प्रोसेस के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आएगा, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा वो एक अलग चीज़ है। बाकी जो दीगर केसेस हैं उसमें भी जो है एक जो है तवील समातें जो है वो अडयाला जेल में जारी हैं। कोशिश तो यही है कि ये फैसले सारे आगे पीछे ही आएंगे। ठीक है फारूक साहब, आप किस तरह से इस सिचुएशन को रीड हैं? क्या आप देख रहे हैं कि बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में जा सकता है? क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट बानी पीटीआई, फिर तो इस तरह से होगा कि अगर ये रिवायत कायम हो जाती है तो फिर तो नैब ख़त्म हो जाएगा, अदालतों की तरफ नहीं देखा जाएगा बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ देखा जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत संगीन हो सकते हैं। देखिए, बात तो आपकी दुरुस्त है। अगर इसे आप इस तनाजुर में देखें, मैं तो आज अगर खान साहब का केस मिलिट्री कोर्ट में जाता हुआ देखता हूँ तो फिर मुझे कल नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सभी के केसेस वहाँ पर जाते हुए नज़र आएंगे। तो कम अज़ कम कोई जमहूरी शख्स तो इसकी कम अज़ कम हमायत नहीं करेगा, लेकिन बहरहाल ये कोशिश है और वहाँ पे ये शायद हमें पूरी होती भी नज़र आ रही है। और ये बात है कि आज ये जो सब कुछ हो रहा है ये सियासतदानों की मदद से हो रहा है, सियासतदान इसमें शामिल हैं और उनकी ख्वाहिश पे भी हो रहा है। जो मैं चंद एक लोगों की ख्वाहिश भी जानता हूँ, वो ये चाहते हैं कि इस वक्त ये जो माहौल बन रहा है उसके नतीजे में यही हो। बहरहाल इंसाफ को अपना रास्ता लेना है, लेकिन कम अज़ कम मेरी अपनी राय ये है कि ये एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसे बाद में शायद बंद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। और दूसरी बात ये है कि ये जनरल फैज़ वाली जो बात है सारी, इससे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ख़ुद हम भी कई चीज़ों से वाकिफ़ हैं
कि जो भी वाक़यात हुए पिछले 1.5-2 सालों में, उनमें फैज़ साहब का क्या अमल दखल था या क्या असर रसूख रहा है कई चीज़ों में, कई मामलात में। अब चूँकि अदालतों में ये चीज़ें चलेंगी तो वही रास्ता लेंगे, लेकिन बहरहाल मैं तो इस पर अपनी राय ये रखता हूँ कि ये एक ऐसी हम कहते हैं ना कि ऐसी गिरा लगा रहे हैं जो बाद में शायद ये दांतों से भी खोलना मुमकिन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। इफ्तिखार साहब, आज हमने देखा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े इंपॉर्टेंट भी थे। उन्होंने आर्टिकल 8 का हवाला दिया, जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि आर्म्ड फोर्सेस में ना होने वाला फ़र्द आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखें, ये क्वेश्चन पुट अप किया है, इससे पहले जो है काजी फरीसा साहब ने भी यही क्वेश्चन जो है वो पुट अप किया था, और जस्टिस आयशा मलिक ने भी इसी पर जो है वो बात पहले जो है वो की है। जो मामलात देखने में आ रहे हैं और जिस किस्म के केसेस जो है वो बनते हुए जा रहे हैं, ये काफ़ी मुश्किल होगा कि इमरान खान के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो है वो मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाएं। एक तो जो इंडिक्टमेंट आती है, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो, उसमें फिर ट्रायल जो है वो होता है, और ट्रायल के नतीजे में जो वर्डिक्ट आएगा तो वो ट्रायल कोर्ट के अंदर ही आएगा। इसके बाद फिर वापस, जैसे आदिल साहब ने कहा, वो वापस जो है सुप्रीम कोर्ट ही आना है और डिसीजन वहीं पर होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मूड ही यही है कि इस तरह नहीं हो सकता, तो मेरे ख्याल में ये केस ज़्यादा जुडिशल से ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल होगा। और अगर इसको ट्राई ले जाते भी हैं तो एक बड़ा पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा, और कल को इसी मामलात के ऊपर बाकी सारी चीज़ें भी जो है, जो बाकी केसेस हैं, उसको भी कहा जाएगा कि इसको भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है वो ट्राई किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ये केसेस जो है फिर आईनी अदालत के तरफ जो है वो जाने लग जाएंगे, ताकि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो, आईन क्या कहता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो एक पूरी एफर्ट हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए और चीज़ों को स्विफ्टली जो है वो करार दिया जाए, तो मेरे ख्याल में उसे जो है इसकी हिंड्रेंस होगी। दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ऐसा होता भी है तो जो इंटरनेशनल इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, उसको पाकिस्तान पर जो है प्रेशर डालेंगे, और बहुत सारे लोग हुकूमत के अंदर और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस बात इदराक रखते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन वो बनती है तो जो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस है वो एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी जो है वो चैलेंज हो सकता है। ठीक है आदिल साहब, तोशाखाना 2 केस में हमने देखा कि बानी बुशरा बीवी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। इस केस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से असरअंदाज हो सकता है ये? देखिए, इससे पहले तोशाखाना 1 में भी आपको पता है कि नैब जो तरामीम है उसके बाद वो वीक हो गया था केस, और अब देखते हैं इसमें भी मेरा ख्याल है कोई इतना सॉलिड जो है वो नहीं होगा मामला। रूटीन का केस है, ये भी आला अदालतों में जाके जो है इसका फारिग हो जाएगा। जो असल चीज़ है वो जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट टाइम जो सज़ाएं दी गई थी उसमें जो है प्रोसिक्यूशन बहुत वीक थी, बहुत जल्दबाजी में सज़ाएं दी गई, पूरा कानूनी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया गया, और एक ऐसा लकुना छोड़ दिया गया जिसकी बुनियाद पर जो है हाई कोर्ट से फैसले जो है बानी PTI के हक में आ गए। तो आप देखते हैं कि ये किस तरह इसके जो प्रोसेस का तरीका है, अभी कोशिश तो है, लेकिन अब हम जो हेयरिंग देख रहे हैं डे बाय डे इसकी हेयरिंग हो रही है, और एक तवील हेयरिंग है। कोशिश है कि जो है वो जनवरी के अंदर चीज़ों को कंक्लूड कर दिया जाए। जनवरी की डेडलाइन ये है कि एक इंटरनेशनली कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, तवक्कुआत हैं कि शायद कोई प्रेशर बिल्ट हो जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आए, तो उससे पहले चीज़ों को जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनवरी में इंटरनेशनली भी बढ़िया आ रही है, और वो तब्दीलियां जिनके हवाले से ये कयास आ रही थी कि उस तब्दीली से शायद पाकिस्तान में भी तब्दीली आए और बानी PTI के लिए कुछ आसानी हो। आपको लगता है कि आसानी होगी? देखिए, इसमें तो डिपेंड करता है कि जो आप जिस तब्दीली की तरफ आप इशारा कर रही हैं, अगर मैं इसे इस तरह से पढ़ पाया हूँ तो 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो सदारत का हलफ उठा लेंगे जी। और एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं, चाहे UK हो या US हो, वो वहाँ पर अच्छी लॉबिंग कर रहे हैं, उनके खराजात भी अच्छे खासे हैं, लेकिन बहरहाल वो कामयाब हैं इसमें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जो पार्टियाँ हैं, मैं इनकी नाकामी से उसे ताबीर करूँगा कि अपने किसी मसले को जब भी इनके साथ अगर कभी इस्टेब्लिशमेंट ने भी ज़्यादती की तो ये कभी भी पाकिस्तान में भी इसको सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो इसे आलमी मंजरनामे का हिस्सा बना देती है। चाहे ये फाइनल कॉल हो, आपके मुल्क में जो भी हुआ आपको हकीकत का पता था, लेकिन बहरहाल इन्होंने आलमी इदारों तक भी खतूत लिखे, उसकी पहले इन्विटेशन भी दी। इसी तरह जो आपका सवाल ये था कि क्या उससे कुछ तब्दील होगा, वहाँ पर हालात बदलते रहते हैं, लेकिन उस वक्त तो इलेक्शन का एक माहौल था। बहुत बड़ी अगर कहीं की तब्दीली कि ट्रंप कहें एक दिन उठें और वो कहें कि चलें जी खान साहब को बाहर निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन देखना ये है कि आने वाला नजर आता है वो क्या तब्दीली का इशारा देता है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, वापस बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई की रुकनीत जो है वो उसको बहाल कर दिया है। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई की कौमी असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की थी। उनका कसूर क्या था, उन्होंने किया क्या था, वो भी आपको बता देते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के लिए वो अपोजिशन बेंचेस में जाकर बैठ गए थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रुकनीत बहाल कर दी है। आदिल साहब, आदिल बाज़ई मुखालिफ पार्टी के वाकई हामी हैं या अफवाह थी? अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रुकनीत भी बहाल कर दी है। देखिए, उस मौके पे उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया था, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस बना था और इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको नाअहल करार दे दिया था। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई तहकीकाती इदारा तो नहीं है। उन्होंने वो दो जो हलफनामे वहाँ पेश किए गए उसकी कोई ना फोरेंसिक हुआ ना कुछ हुआ और उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी पर तो हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन गो के दोनों आईनी इदारे हैं, लेकिन दोनों में जो एक कंट्रोवर्सी है वो उसी तरह चल रही है। और आज जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया वहाँ से भी इसी तरह की तवक्का थी कि वहाँ से क्या फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, उनकी एक राय है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो अब मामला तो ये था कि दूसरी जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन का जो वकील है वो भी अपने ही फैसले को इस्टेब्लिश नहीं कर सका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अब ये फैसला तो हो गया है, लेकिन अब आप देखें ना, दीदा दलेरी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हम देखते आ रहे हैं। 26 जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इलेक्शन कमीशन अभी तक ले के बैठा हुआ है। 8 जजेस का फैसला है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सवाल तो उठते हैं और सवालों के जवाब देने तो चाहिए उनको, लेकिन अभी तक सूरत हाल ऐसी चल रही है, पिंग पोंग बना हुआ है। आप यहाँ से इलेक्शन कमीशन की जो चीज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है तो इलेक्शन दोनों आईनी इदारे हैं, तो लेकिन सवाल ये है फारूक साहब कि क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम से बालातर है? अच्छा, ये सवाल मुझसे है आपने? जी, आपका सवाल क्या है, दोबारा ज़रा बताइएगा। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो जानिबदाराना रवैया है और जो इनकी रविश है, क्या ये बालातर है अदालती इदारों से भी? अब देखिए, ये तो एक न्यूज़ के डायरेक्ट लाइन में मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता कि पैमरा या कहीं और से आपको कोई मसला हो जाए। मैं तो सिर्फ इस बात पे परेशान हूँ कि 2 हलफनामे और इलेक्शन कमीशन, ठीक है आदिल भाई आप मार्जिन दे लें कि वो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि तहकीक कर सके, तो फिर हमने इस इदारे को क्या ज़िम्मेदारी दी हुई है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस इदारे ने जो इलेक्शन करवाने हैं उसके नतीजे में वो हमारे ऊपर रूल करेगी, 25 करोड़ का मुल्क चलाएगी। और अपनी हालत ये है कि वो दो हलफनामों की बात हुई, जो उसमें कार्रवाई भी अगर आप सुने अदालत की तो उसमें भी हंसी आती है कि किस तरह से वो कहते हैं जी मैंने दूसरे हलफनामे पे दस्तखत किए, दिखाए ये गए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी से लेके आज तक जो कुछ भी किया इलेक्शन करवाने समेत, तो कहाँ पे हमें जागसाई का बाइस नहीं बनी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाइयाँ। और जिस तरह से रिजल्ट्स आए थे, ये तो अभी तो इस मामले को तो मैं इस तरह से नहीं देखता, मैं तो पूरा देखता हूँ। 8 फरवरी से अब तक हम देख रहे हैं और मजाल है कि इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन आई हो, किसी ने कोई माजत की हो, कहीं जो कुछ हुआ उस दिन सिग्नल्स की गायब होने से लेके रिजल्ट्स के गायब होने तक, और जो अपलोड होता रहा नीचे रिज़ल्ट कुछ और था, और आज तक वो चीज़ें चल रही हैं अदालतों में। तो पूरा इलेक्शन और पूरा सिस्टम ही मजाक बना, और इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन सबसे ज़्यादा इस बात का ज़िम्मेदार है कि पूरे मुल्क में एक जो एतमाद नहीं रहा इलेक्शन सिस्टम के ऊपर, और पूरे मुल्क का ये एतमाद नहीं रहा कि जो वोट डालता है क्या वो वोट निकलता भी है या नहीं निकलता। तो मैं तो लोगों में जाता हूँ, मैं लोगों में सर्वे करता था और लोगों में आज भी जाता हूँ। यकीन मानिए कि बद एतमादी की फ़ज़ा
इतनी बड़ी है, और इसका अगर मैं तारीख देखेगी इन लोगों को जो भी बैठे हुए हैं जो ये कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं या कोई भी हैं, तारीख इसको देख रही है। और जिस तरह से ये दर्ज होगी और लोगों के सामने जाएगी तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। सही। इफ्तिखार साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन जो कि हमें ऐसा लगता है कि जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई देखने वाला नहीं है? अदालत के रिमार्क्स आज काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने तो इस हद दर्जे तक कह दिया कि बड़े साहब की तरफ से जो है वो ऑर्डर आ जाता है और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर अमल जो है वो शुरू कर देता है। जी। और जो इस रेफरेंस की जो है हम बात कर रहे हैं और जिसको चैलेंज किया गया था, वो मियाँ साहब ने खुद भेजा था बतौर PMLN के जो है चीफ के, और उस जो है वो कर दिया गया है। इस किस्म के जो केसेस होते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी एक कोई पब्लिक इंटरेस्ट है या पब्लिक ऑप्टिक्स उसमें इन्वॉल्व है। ऑलरेडी इन इदारों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमारे दो जो भाई हैं उन्होंने काफ़ी कमेंट किया है, लेकिन पब्लिक आई में इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। अब बगैर तहकीक के उन्होंने आगे कर दिया, उसको जो है डिफेंड नहीं कर सके, अब वो वापस कर दिया, उनको रीइंस्टेट जो है वो करेंगे। अब कल जाकर इसी के ऊपर वो दोबारा शायद केस बना दें कि मुझे डिफेम करने के लिए सारा काम जो है वो किया गया था। तो इसकी में क्रेडिबिलिटी जो है वो कहाँ पर आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम की। और दूसरी बात ये है कि जिस बेंच के हवाले से जो है वो बात की गई, ऑलरेडी उसके ऊपर भी जो है लोगों के एक इम्प्रेशन है पर्टिकुलरली कि वो एक स्पेसिफिक एंगल के थ्रू जो है वो डिक्टेशन जो है वो कर रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है इस टाइम पर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है लगा हुआ है। उसमें अगर कोई कोहेरेंस पूरा सिस्टम एक दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो यकीनन क्रेडिबिलिटी लूज की है। क्रक्स इसका यही है कि तमाम इदारे मोतबर हैं, लेकिन तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।